तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोकिंग को जैसे ही पता चलता है उस गोल्डन थ्रेड के बारे में कि ये ओल्ड मैन को पता है और वो किससे रिलेटेड है, तो बहुत तेज़ी से उसका जो एक स्पिरिट लैम्प था, लाइफ लैम्प शायद, राइट? उसका यूज़ करता है जो कि स्पीड बढ़ा सकता था। बैटविंग और समथिंग, नाम शायद गलत भी मैं लिख सकता हूँ। तो जितना टाइम लगा था ओल्ड मैन को यहाँ पर आने में, लगभग शायद आधा दिन, और ज़ोकिंग वहाँ पर 1 घंटे के अंदर पहुँच जाता है, अब आके। तो जैसे ही वो उस बेसिन एरिया में पहुँचता है ना, तो वो जो यहाँ पर वुड स्पिरिट्स थे, जो कि पेड़ के रूप में थे ना, वो अपनी आँखें खोल करके ज़ोकिंग की तरफ देखते हैं और बहुत सारे छोटे-छोटे वुड स्पिरिट्स भी हमें दिखाए जाते हैं और ये ज़ोकिंग का रास्ता ब्लॉक नहीं करते। तो थोड़ा-सा झाड़ अपना पीछे खींच लेते हैं, पेड़ के समान थे ना, और ज़ोकिंग अंदर प्रवेश कर जाता है मंदिर क्षेत्र की तरफ। स्टैच्यू की तरफ देखता बट ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता है और सीक्रेट टनल के रास्ते अंदर पहुँच चुका था। वो जो खाई वाला एरिया था, डार्क टनल, सामने में इसको ऑल्टर दिखाई देता है जहाँ पर नीचे में लगभग 300 मीटर की दूरी पर वो गुफा था। सफ़ेद कपड़ों में से बंदा या बंदी दिखाई देता है। बेसिकली बंदी थी ऑब्वियसली, यंग वुमन, अपने चेहरे में क्या ही बोलूं, मतलब बहुत सुंदर लेकिन बहुत ही ज़्यादा मासूम। लेकिन फिलहाल उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और वो मूव नहीं कर पा रही थी और कपड़ों पर खून सने हुए थे। जू इस बंदी को तुरंत पहचान ले, यही लड़की थी ना जिससे वो मरफोक आइलैंड पर मिला था। और उसने एक सवाल भी ज़ोकिंग से पूछा था ना, ज़ोकिंग को वो भी याद आता है कि एल्डर ब्रदर, क्या आप सांप पसंद है या सांप के गॉल ब्लैडर खाना आपको ज़्यादा पसंद है? और रसो को समझ में आ जाता है क्योंकि ये बंदी ऑब्वियसली स्नेक थी ना। और रसो को ये भी याद आता है कि हमेशा ये देखता था कि ओल्ड मैन के गर्दन पे या इधर उधर वो बैठी रहती थी जब वो 7 ब्लड आइज में था। सोचता है ताई कलाई, गोल्डन थ्रेड, लाइफ एसेंस, इसने मेरे लिए इतना पे किया। अंदर से ऐसे एक वो गिल्टी वाला एहसास होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता ऐसा कोई निस्वार्थ कैसे कर सकता है किसी के लिए। बहुत सी चीजें देखी थी लेकिन हर चीज का कारण होता था, ये चीज बिना किसी कारण के था। जैसे सर्जन थंडर इसे मिले थे, राइट? उन्होंने देखा था कि ये लाशों को इकट्ठा करके आग लगा रहा था, तो उन्होंने इसको फिर उठा लिया था वहां से और जू ने फिर उनका जीवन भी बचाया था। बाप बेटे की तरह वो हो गए थे। और ग्रैंड मास्टर बाई ने जैसे इसको देखा था कि ये पौधों में, झाड़ में इंटरेस्टेड है, तो इसको फिर टीचिंग दी थी। मास्टर सेवन इसको काफी पसंद करते थे कि ज़ोकिंग जैसे एक्ट करता था, इसको प्रूव करने का चांस दिया था। उसके बाद ही उन्होंने इसे अपनाया था। लेकिन इस लड़की ने जो इसके लिए किया था उसका कोई सवाल ही नहीं था, कोई जवाब ही नहीं था। एक ही इसके दिमाग में प्रश्न था, क्यों? कीपर देखते हैं इसकी तरफ और कहते हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। जो इसके आगे कुछ नहीं कहते। और ओल्ड मैन इस समय और ज्यादा बूढ़े लग रहे थे जो इनके पर थे, और फिर इतना ही बोलते हैं, देखो ज़ोकिंग, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है, ये बस अनुभव किया जाता है। हर चीज के पीछे देखो तर्क नहीं दिया जा सकता। कुछ चीजें होती हैं जो तर्क के ऊपर चली जाती है, जैसे माँ बाप का प्यार होता है। देखो ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, बता समझाने के लिए कर रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ओल्ड मैन ने भी वही चीज एक्सप्लेन भी की थी। ओल्ड मैन जानते थे यानी इनकी पर के कुछ चीजें इसे पता नहीं पड़ेंगी ज़ोकिंग को, नहीं तो वो फिर क्या ही समझेगा। और ज़ोकिंग ये सब चीजों को सुन करके ना उसके अंदर एक इमोशन का ना, मतलब लहर सा उठ जाता है और फिर पूछता है इस लड़की की तरफ देख कर कि मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ। तो ये बताते हैं तुम्हें इसे 7 दिन के अंदर बचाना पड़ेगा। और बताते हैं देखो, जब लिंगियर का लेगेसी फेल हो गया ना, जब वो हासिल नहीं कर पाई उस चीज को, तो उसकी जो आत्मा है या सोल, वो स्पिरिट एबिस के अंदर चली गई और थोड़े ही समय बाद इसकी बॉडी ना गलना शुरू हो जाएगी। मैंने फिलहाल इसकी बॉडी को बचा के रखा है मेरी सीलिंग एबिलिटीज के द्वारा, लेकिन 7 दिन से ज्यादा मैं नहीं रोक पाऊंगा और एक दिन तो वैसे भी गुजर चुका है। तो मतलब सीधा सीधा तुम्हें बोलूं तो लिंगियर की जो सोल है ना, तुम्हें उसे लाना पड़ेगा स्पिरिट एबिस से इन 6 दिनों के अंदर। और देखो बाहरी लोग एंटर नहीं कर सकते, वो एक अलग तरह से का पोर्टल है ना, एक अलग दुनिया है जहाँ आत्माएं रहती हैं, बोल लो या स्पिरिट अबिस बोल लो। और उसको अंदर जाने के लिए एक टालिस्मैन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि इस समय मेरे पास भी नहीं। और जो भी बहुत पहले कहा जाता है, एक बंदा गया पिता टालिस्मैन के थ्रू, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आ पाया। और तुम्हें तो मालूम है कि मैं उसका पिताजी भी नहीं हूँ, बाई बर्थ तो नहीं हूँ ना, मतलब ब्लड कनेक्शन तो नहीं, मैं कोई एंशिएंट स्पिरिट भी नहीं हूँ, तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँ। तो इससे रिलेटेड वही लोग जा सकते जो इससे लाइफ फोर्स से जुड़े हो, जैसे कि तुम जुड़े हो क्योंकि वो गोल्डन थ्रेड है, या दूसरे वो एंशिएंट स्पिरिट, क्योंकि उनके लिए स्पिरिट वर्ल्ड को एक्सेस करना बहुत आसान होता है। तो देखो ज़ोकिंग ने इस प्रजाति के बारे में सुना था, एंशिएंट स्पिरिट के बारे में, वो उनके बारे में ज्यादा डिटेल पूछ के मतलब नहीं। और जो पूछता है तुम्हें, मतलब आपको ये पता है क्या कि अंदर में कैसा स्पेस है, क्या है? मैं थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ क्योंकि उस स्पेस के बारे में बहुत सारे उनके पास, इनकीपर के पास जेट स्लिप्स थे, तो वो ज़ोकिंग को दे देते। खास करके वो बताते कि ये वाला जो जेट स्लिप है तुम्हें बाहर कैसे निकलना है, उसका रहस्य कैसे यूज करना है। कहते देखो लिंगर ने तुमको कितने बार बचाया, तुम एक बार तो बचा ही सकते हो। ज़ोकिंग समझ रहा, फिल्टर के पास जाता, ना कुछ सोचे सीधा कूद जाता है खाई में, क्योंकि मैंने बोला ना वो एक भंवर के समान काफी ठंडा था, सीधा डुबकी लगा देता है। कल्टीवेशन बेस को अपने रिलीज कर देता है, शैडो को चारों तरफ फैला देता है, टैबू पॉइजन को रिलीज कर देता है। उसके बाद जो ओल्ड मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था ना, उसे इकट्ठा करना शुरू करता है। जो भी चीजें थी इसको पूरा समझ में आ जाता है। इसमें रहस्य लिखा हुआ था जो जेड स्लिप थे, ये बहुत साल पहले, मतलब जब इवन
एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी भी नहीं आए थे। एक अलग प्रकार की प्रजाति थी जिसने पूरे रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड को जीत लिया था। वो थे एंशिएंट स्पिरिट्स और उनके जो राजा थे यानी एम्परर एंशिएंट स्पिरिट, पूरे पावर को उन्होंने इकट्ठा किया, डेस्टिनी ऑरा को भी इकट्ठा किया। उससे कुछ बड़ा वो करने वाले थे, जैसे पूरा रिवर्ड एंशिएंट में एक परिवर्तन आ जाता है। ये जो लैंड है शायद वो हेवनली डाओ से रिलेटेड था। वो इमोर्टल से थोड़ा अलग प्रयास करते हैं, या 3000 प्रजातियां जो बाद में आई तो उनसे भी वो पहले थे। वो देखो हेवनली डाओ बनाना नहीं चाहते थे, वो हेवनली डाओ बनना चाहते थे। तो उनको हेवनली डाओ बनना था, उसके लिए वो क्या करना चाहते थे कि एक हेवनली डाओ को खुद पोजेस कर लेना चाहते थे, मतलब उस पर अपना अधिकार कर लेना चाहते थे। लेकिन इस मामले में वो फेल हो जाते, जिसकी वजह से पूरा रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड पर एक बैकलैश आता है हेवनली डाओ की तरफ। इनकी जो ब्लड लाइन थी ना उसको एक श्राप लग जाता है मरने के, मतलब बोल रहे हैं जो भी आखिरी समय में जो ये एम्परर एंशिएंट स्पिरिट थे ना, वो क्योंकि बहुत पावरफुल थे तो अपने पावर को किसी दूसरे वर्ल्ड में भेज देते ताकि श्राप से बच पाए, प्रजातियों को बचा पाए। लेकिन श्राप से फिर भी नहीं बच पाते और ना उनके लोग बच पाते। तो एंशिएंट एम्परर भी, स्पिरिट भी खत्म हो जाते हैं और उनका जो मेजर वर्ल्ड जो उन्होंने बनाया था वो भी खत्म हो जाता है। जितने भी अपनी प्रजातियों को उस अंदर लेके गए थे उस दुनिया में, वो सब मर जाते। लेकिन देखो श्राप था ना, तो जो भी लोग उस वर्ल्ड में मरे थे, जो एंशिएंट स्पिरिट के लोग थे, वो वहां पर अभी भी अपने आत्मा के रूप में तड़प रहे। तो बेसिकली ये जो जहां अभी जोकिंग कूदा था स्पिरिट अबिस में, ये एक रास्ता है जो कि उस मेजर वर्ल्ड में लेकर जाता है, जैसे कि एम्परर एंशिएंट स्पिरिट ने बनाया। और भी लोकेशंस पे अलग अलग हैं दरवाजे घुसने के, लेकिन ये उनमें से एक लोकेशन है। तो देखो पूरे तो नहीं मरे ना, जो बाहर में रह गए थे इस वर्ल्ड में वो बच गए थे, लेकिन वो श्रापित हैं अभी भी वो लोग भी। अब जोकिंग जब इस एरिया में अंदर घुसता है तो बहुत सारे से कंकाल उंकाल दिखते हैं। बेसिकली ये वो लोग थे जो एंशिएंट स्पिरिट होंगे जो बचे थे, वो यहाँ पर अपना लेगेसी हासिल करने आए थे, वो लोग फेल हो गए थे और बेसिकली सांप ऊप में बदल गए थे या जो भी। तो ये लड़की जो थी लिंगर, ये उन्हीं में से शायद एक थी और ये भी वही लेगेसी हासिल करना चाहती थी। और जो फेल हो जाता था उसके सोल को बेसिकली एंशिएंट स्पिरिट वर्ल्ड डिवोर कर लेता था, जो कि आज लिंगर के साथ भी हुआ था। फॉर्मेशन तो पूरा जोकिंग के पास इकट्ठा हो चुका था। जोकिंग उसके बाद और तेजी से अंदर बढ़ जाते हैं टूटे हुए तारे के समान। अब अंदर जब जैसे जैसे जाते हैं वहां पर अलग अलग प्रजाति के कुछ चीजें दिखती, सांप जैसे दिखते हैं जिनके ऊपर में डेथ का हो रहा था, ऐसे बहुत सारे से दिखते। और इतना बड़ा सांप था ना, इतना करीब जब जोकिंग जाता है उसे लगता भी नहीं कि सांप है क्या। काफी यहाँ पर चीखें के सुनाई दे रही थी, क्योंकि जो भी आत्माएं रहती हैं वो यहाँ पर तड़पती रहती है। तो इस ग्रेटर वर्ल्ड में जोकिंग पहुंच चुका था और आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। और यहाँ पर देखो बस धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा था, कोई सूर्य नहीं था, कोई चंद्रमा नहीं था। घोस्ट फायर दिखाई दे रहा था जो कि आग की तरह चल रहा था। हल्का हल्का लाइट था तो जो देख पा रहा था आसपास सड़े हुए लाशों को। और यहाँ पर डेथ की हो रही थी ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मरे, तो वो डेथ की हो रहा है जोकिंग की बॉडी को इन्वेड करने को देख रही थी। जो यहाँ पर आते ही तुरंत पहले तो अपने टैबू पॉइजन को एक्टिवेट कर देते, मतलब जो जिंदा लोग होंगे ना उनके लिए ये बहुत खतरनाक चीज था। तो जू जैसे ही अपने टैबू पॉइजन को एक्टिवेट करता ना, इसकी बॉडी पर वो जो भी डेथ हो रही थी ऐसा चेहरे बनने लगते हैं इसके शरीर पर, फिर वो गलने लगते, खत्म हो जाते मतलब। और जोकिंग की स्किन नॉर्मल हो जाती है। उसके दिमाग में ये था मैं इसे ढूंढूंगा कैसे। फिर ये सोचता है कि एंशिएंट स्पिरिट्स की प्रजातियां और डेस्टिनी और रिलेटेड है। इसके मन में विचार आता है और ये तुरंत पहले अपने छठवें हेवनली पैलेस को एक्टिवेट करता है। तो इसका जो ब्लू ग्रीन ड्रैगन था ना, वो हल्के से और कलाई पर इसके भेजता है, कुछ होता नहीं, फिर भी ये भेजते रहता और बार बार। धीरे धीरे वहां पर गर्मी इकट्ठा होने लगती। तो फाइनली वो जो गोल्डन थ्रेड था वो दिखने लगता है और देखता है कि सही में यार जो वो गोल्डन थ्रेड है उसमें क्रैक आ चुका, और ज्यादा इसे अफसोस होता है और वो फील करता ना कि कलाई काफी गर्म हो चुकी है। उससे फाइनली डेस्टिनी हो रहा, क्योंकि हल्का सा इसको फील होता है कि उस डायरेक्शन में, तो उस तरफ बढ़ जाता है। मालूम था काफी खतरनाक जगह ये, लेकिन आगे तो बढ़ना, तो जितना फास्ट मूव कर सकता था उतना फास्ट मूव करता। और टैबू पॉइजन हमेशा इसके बॉडी के आसपास घूम रहा था और गोल्डन क्रो को भी एक्टिवेट कर देता, तो पूरा फायर इसके आसपास दिख रहा। और इसे एक्टिवेट क्यों करता है, क्योंकि एक घोस्ट हैंड इसकी तरफ बढ़ रहा था। जोकिंग उसे तुरंत ही गोल्डन क्रो से अटैक करवा देता है। वो जो घोस्ट हैंड था ना पूरा अलग ही ग्रीनिश ऑरा के साथ दिख रहा था। इसके गोल्डन क्रो के ऑरा की वजह से वो तुरंत कोलैप्स कर जाता है। फिर से मतलब ऐसे बहुत सारे ऑरा बढ़ती है और जोकिंग उन्हें खत्म करते करते आगे बढ़ते रहते। अचानक से अभी आगे बढ़ी रहा था, तभी एक चेहरा आता है, घोस्ट फेस आता है, इस बार मुंह फाड़े हुए इसकी तरफ, और शैडो को भेज देता है कि चलो इसको तुम निपटाओ। शैडो अपना मुंह फाड़ता और उस घोस्ट फेस को ही डेवोर कर जाता है। लेकिन तुरंत उसके बाद वो उल्टी करने लगता, और उसका कारण ये था ना कि जो मरी हुई आत्माएं थी जैसे घोस्ट फेस बन रहा था, वो उनके अंदर कर्स है ना भाई, वो जो हेवनली डाओ वगैरह ने इन पर डाला था, एंशिएंट एम्परर जो भी थे, एंशिएंट स्पिरिट एम्परर। तो जू अपना फिर आगे बढ़ते रहते। अब जिस डायरेक्शन में हीट जाता है ये फील करता है उसी तरफ बढ़ते जाता। लेकिन क्योंकि ये हेवनली डाओ के ऑरा ज्यादा भेज रहा था ना, जिसकी कलाई पर जो वो धागा था, वो मतलब गोल्डन थ्रेड था, उसमें क्रैक आने लगा, ऐसा लग रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो जू के किंग को और दर्द होता है, उस गोल्डन धागे को ना बचा के रखना चाहता था, वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे। बचाओगे कैसे ना, मतलब वो नथिंगनेस में, शून्य में समा रहा था। और जू को काफी गुस्सा आता, गुस्से में 6 हेवनली पैलेस को और तेजी से एक्टिवेट कर पावर गोल्डन थ्रेड को सपोर्ट करने के। ब्लू ग्रीन ड्रैगन समझ रहा था कि जू इसमें व्याकुल है, वो अपने फुल पावर को यूज करता। लेकिन चीजों को अगर इतनी आसानी से बदला जा सकता तो बात ही अलग होती। फिर भी
जो स्पीड था गायब होने का ना गोल्डन थ्रेड का वो कम हो जाता है। क्योंकि अभी भी देखो ज़ोकिंग का ये जो हेवनली डाओ है पूरा तो है नहीं, अभी तो ब्लू ग्रीन ड्रैगन उतना नहीं है ना, तो रोक देता है, समय को थोड़ा स्लो कर देता है। ज़ो इस दौरान अपनी आँखों को 3 साँस के बराबर के लिए बंद करता है और जब खोलता है ना तो इसका लेफ्ट आई जो होता है ना वो बैंगनी हो चुका था और उसमें वॉयलेट मून दिख रहा था। और ज़ू के पीछे में भी ना एक वॉयलेट मून की ऑरा बन जाती है। उसके पीछे में 2 आँखें दिख रही थी, काली आँखें। और फिर वो देखता है गोल्डन थ्रेड की तरफ और बोलता है रुक जाओ, स्टॉप। और जैसे ही ये बोलता है ना आसपास का पूरा मतलब एरिया मानो एक हिल सा जाता है। क्योंकि ज़ू का जो बैटल हुआ था ना चोटी यानकुन के साथ, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। गॉडली पावर को कैसे यूज़ करना है कि उसकी समझ इसकी काफ़ी बढ़ चुकी थी। और ये जब बोलता है ना तो जो गोल्डन थ्रेड धीरे-धीरे गायब हो रहा था वो एकदम हिल सा जाता है और वो गायब होना बंद कर देता है। क्योंकि एक तो ब्लू ग्रीन ड्रैगन का पावर था प्लस ये गॉडली आवाज़। आधा तो गायब हो चुका था लेकिन इतने पे अब ये रुक चुका था। फिलहाल ये अपने एंग्ज़ायटी को शांत करता है और उस दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पर जो भी आत्माएँ थी जो मर चुकी थी, कर्स थी, इस श्राप में फँसी हुई थी ना, उनके लिए तो ज़ू एक चलते हुए दिए के समान था ना। वो इसे भी खाना चाहते थे। तो किंग अपने गॉडली आवाज़ में बोलता है इन आत्माओं की तरफ कि निकलो यहाँ से और कुछ भी हो जाए। लेकिन देखो ये डिसीज़ सोल थी, मतलब मरी हुई आत्माएँ बोल लो या जो भी, उनका अंश था बस। आगे बढ़ते जाता है लेकिन क्योंकि अब गॉडली पावर का असर तो था। सामने में से एक आत्माओं का समुद्र सा दिखता है और उसे मालूम था 2 प्रकार के गॉडली पावर को ज़्यादा देर तक ये इनेबल नहीं रख सकता है। लेकिन एक चीज़ था कि टैबू पॉइज़न के पावर को तो ज़्यादा यूज़ कर सकता है। पॉइज़न को पूरा रिलीज़ कर देता है इस एरिया में 300 मीटर, 30 मीटर, 300, 1500, 3000 मीटर तक फैला देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या डर था? और जो भी यहाँ पर आत्माएँ थी, डिसीज़ सोल या घोस्ट वगैरह सब खत्म हो जाते। इवन ज़ॉम्बीज़ वगैरह भी। क्योंकि एक तरह से इसका ये गॉड डोमेन हो गया था ना, जहाँ तक इसका ये पावर फैल गया, वो इसके लिए डोमेन का काम करेगा। और धीरे-धीरे इसका ज़हर का जो क्षेत्र था 3900 मीटर तक फैल चुका था। लेकिन ये जो आत्माएँ थी इनका कोई अंत नहीं था, बहुत सारी प्रकट होती जा रही थी। और एक साथ अब झुंड में आने लगती है ना, एक आत्मा कुछ नहीं कर सकती, एक साथ झुंड में आए तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ज़ो इस समय फिर से वॉयलेट मून की पावर को दोबारा रिलीज़ करता है। और साथ में गोल्डन क्रो का भी पावर और एक गज़ब का सीन था। ज़ो जब आगे निकलता है ना पीछे में बहुत सारी आत्माएँ ऐसा गल के राख हो रही थी। एक तो पूरा एरिया नीला-नीला बैंगनी हो चुका था। और एक तो गोल्डन क्रो का जो फ्लेम पावर था ना वो यहाँ पर चल रहा था क्योंकि पूरा क्षेत्र अंधकार में था। तो अलग ही सीन था, समय गुजरते जाता है। 1 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था। ज़ोकिंग के मुँह से भी अब खून आ रहा था और उसकी बॉडी पर भी बहुत सारे जख्म थे। सी ऑफ सोल्स को तो ये पार कर चुका। सामने में से अब एक ब्लैक रिवर दिखता है। इसमें ना पानी के ऐसा बुलबुले छूट रहे थे, इसको आप बोल सकते हो अंडरवर्ल्ड का जो नदी होता है वैसा। इसमें बहुत सारे कंकाल तैर रहे हैं और उस नदी के आखिरी दूर क्षेत्र पर, छोर पर ये एक रेड नाव भी नहीं बोलूँगा मैं, जिसमें जैसे दुल्हन को लेके जाया जाता है ना, कुछ वैसा टाइप का लकड़ी का उठा के ले जा सकते हो। और उसमें 8 करियर्स थे, मतलब 8 जगह पकड़ने का हिस्सा था और हर एक जगह 8 कोने पर बोल सकते हो जग थे और जग का कलर अलग था। सोल जो शैडोज थे ना वो इस प्लैंकेन को आगे बढ़ा रहे थे। सभी का जो खोपड़ी था सांप के जैसा था, बॉडी इंसानों की थी, रेड कपड़े पहने और एक तो हवा भी जो चल रही थी ना ऐसा कि एकदम शैतानी आवाज जो हवा से आती है वैसा। और अंदर में ना बेसिकली एक यंग वुमेन बैठी हुई थी शादी वाले कपड़ों, चेहरा एकदम सफेद हो चुका था। जोकिंग सीरियस हो जाता है लेकिन वो इस लड़की की तरफ अभी नहीं देख रहा था। वो जो जग दिख रहे थे, जो 4 जग उनमें से एक की तरफ देख रहा था जिसका कलर सफेद था क्योंकि इस समय इसके हाथ पर वो जो गोल्डन थ्रेड था ना एकदम तेजी से चल रहा था, गर्म हो चुका था बोल सकते हो। और अलग म्यूजिक का भी साउंड आ रहा था, सोनामी जो कि कुछ तो बोलते हैं इसे, जो शायद मृतकों का टाइम बजाया जाता है या ऐसा कुछ तो। और जो रॉड्स भी थे ना जहाँ पर 4 जग रखे हुए थे 4 डायरेक्शन में, उनका भी कलर अलग था, ब्लू, ब्लैक, रेड और व्हाइट। जो इस समय हवा में उड़ रहा था। ध्यान से सीन को देख रहा हूँ। जो प्लानिंग क्वीन था ना, मतलब वो बोल सकते हो तंबूरा या जो भी महिलाओं को जिसमें ब्राइड ले जाया जाता है उसकी तरफ पड़ता है। ये जो लोग ले जा रहे थे ना सांप के समान 8 लोग, वो इसकी तरफ देख। जू का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदलता नहीं, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। अंडरवर्ल्ड रिवर के काफी करीब था। अब ये जो 8 शोल शैडोज थे इसकी तरफ पड़ते, लेकिन तभी ज़ुकिंग का जो टैबू पॉइजन था वो तो फैल ही रहा था ना, वो इन्हें पूरा गलाने लगा। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से गल पाते एक दूसरे में मर्ज हो जाते और एक लगभग 3 मीटर का शोल शैडो बन जाता। वो ज़ुकिंग पर वार करता है, लेकिन जब तक कि वो ज़ुकिंग के पास पहुंच पाता वो भी एक्सप्लोड कर जाता और तो इस दौरान थोड़ा सा पीछे हट जाता। अब जैसे ही वो जिसमें वो लड़की थी यानी लिंगेर वहां पहुंचने वाला था, तभी वो जो जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी यानी लिंगेर, वो चीज अचानक से गायब हो जाती है और थोड़ा दूर में प्रकट होती है। अब जो पर्दा लगा होता है ना जो ये उठा कर ले जाते हैं, तो उसमें से एक महिला ऐसा हाथ निकालती और फिर मतलब पर्दे को खींचती और ज़ुकिंग की तरफ देखती, मतलब वाइपर के समान ज़ुकिंग को घूरती। पहली एक ऐसी लेडी इसे मिली थी जो कि थोड़ी अलग थी बाकी लोगों से, मतलब बाकी लोग तो मरे हुए मिले थे इसे। इस दौरान 10-12 और शोल शैडो स्नेक शोल शैडोज बोल सकते हो ज़ुकिंग की तरफ बढ़ते हैं, बट ज़ुको उनसे फर्क नहीं पड़ता। वो इस पैलन क्वीन की तरफ ही देख रहा था और अपने पॉइजन के ऑरा से ना इस
पैलेंक्विन को रोक देता है, अपने वॉयलेट मिस्ट की ओर यूज करता है, जो कि नदी में फैलना शुरू हो जाता है। फिर से वो जो पैलेंक्विन था, मतलब नाव के समान ही, लेकिन जिसमें महिला को बैठाया जाता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब लेडीज पहले पहले के जमाने में शादी होके जाती थी तो 8 लोग कंधे देकर उठाते थे, कुछ वैसा ही था, बट चाइनीज ट्रेडिशन वाला, जिसमें पर्दा वर्दा लगा होता है। अपन उसको पैलेंक्विन बोल रहे हैं, अंग्रेजी का शब्द है, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो ये गायब हो गया था जब जोकिंग पहली बार पढ़ा था, तो फिर से ये गायब होने वाला था, लेकिन जोकिंग ने इसके टेलीपोर्टेशन को रोक दिया था, क्योंकि एक तरफ से पॉइजन घेर दिया था, दूसरी तरफ से इसका जो वॉयलेट मून की ओर थी, जो कि वॉयलेट धुंध के समान दूसरी तरफ से इसे ब्लॉक कर चुकी थी। अब जो भी शोल शैडोज थे ना, जो की तरफ घूरते हैं, फिर से बढ़ते, और अंडरवर्ल्ड रिवर से कुछ zombies भी बाहर आते, और कुछ और बहुत सारी आत्माएं। जो को फर्क नहीं पड़ता, वो रुकता नहीं, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इसका सरिया बाहर निकलता है, जिसमें से लाइटनिंग चमक रही थी। ऑब्वियसली मास्टर फ्री स्पिरिट या पैट्रियार्क जो भी बोलो, वो बाहर आ चुके थे, और साथ में शैडो भी था, और जो पैलेंक्विन के काफी करीब पहुंच चुका, और बीच बीच में जो सोल आते सीधा जो ऐसा खत्म ही कर देता था उन्हें। लेकिन वैसे पावर देखो, जोकिंग को रोक भी नहीं सकते। इस समय जोकिंग गॉड के समान, वो जो म्यूजिक बज रहा था ना, जो कि किसी के भी सोल को रोक सकता है या इंजर्ड कर सकता है संगीत से, वो भी जोकिंग पर काम नहीं करता है, क्योंकि जोकिंग के पास लाइफ फ्लैम था, जो कि इसके सोल को प्रोटेक्ट करता था। अब फिलहाल वो जो यंग वुमेन थी, वो उसमें से बाहर निकलती, जो कि शादी के कपड़े पहन कर थी। एक्सप्रेशन अभी भी कोल्ड। पावर लेवल जो भी था इस बंदे का, नासेंट सोल लेवल पे था। फिंगर को फ्लेक्स करते, बड़े बड़े नाखून थे, जोकिंग पर पूरी नजरें फिक्स थी। चेहरे पर ना कुछ ब्लैकिश जैसा दिखता, जैसे सड़ता हुआ सांप का जो ऊपर का स्केल होता है। बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, इसके अंदर भी और ऑफ डेथ था। अब जोकिंग पर ये अटैक करने वाली थी, लेकिन जैसे जोकिंग के सामने पहुंची, जोकिंग गायब हो जाता है। इसके बाजू में प्रकट होता है, और अपने हाथ से, जैसे हम किसी को बेहोश करते हैं गर्दन पे मार के, वैसे मार देता है, और गर्दन ही उखड़ जाता है। ये बंदे चीखते चिल्लाते रहते हैं। इन पर जब तक ये करती है, टैबू पॉइजन इसको घेर लेता है, और वॉयलेट मिस्ट भी उसको वहीं पर सील कर देता है। बताने में समय लग रहा होगा मुझे, लेकिन एक झटके में हुआ था। मतलब जोकिंग ऐसा जब से प्रकट होता है उसके बाजू में, और गर्दन पे मारता है, और सामने से वो इसका जो वॉयलेट मून और पॉइजन की ओर आती है, इस लड़की को ब्लॉक कर देती है पूरी तरीके से, और वो चिल्ला रही थी। जोकिंग को फर्क भी नहीं पड़ता। व्हाइट जार की तरफ जोकिंग बढ़ता है, जो उस पे दिख रहा था ना सफेद रंग का एक जग, और इस समय इसके जो हाथ पर वो गोल्डन धागा था, वो और तेजी से हीट मार रहा था। अब व्हाइट जार को ये उठा लेता है, खोल के देखता है, उसमें से एक सोल निकलता है, और जो कि एक छोटे से सांप का शेप ले लेता है, सफेद सांप का, और ब्लरी था, क्योंकि वो शायद कंप्लीट नहीं, और समझ सकता था कि ये वही है, मतलब लिंगेर है। ये जो सांप था इस समय थी, मतलब काफी वीक थी, आंखें अभी नहीं खोल पा रही थी। व्हाइट स्नेक फिर भी इसको सेंस तो कर लेती है, उसके हाथ पर सेटल हो जाती है। जोकिंग का जो दिल था ना, मतलब वो और ऐसा द्रवित हो जाता है। अब उसके बाद जो बाकी 3 जारस ना, उनकी तरफ देख, उन तीनों में भी ऑब्वियसली आत्माएं थी, शायद लिंगेर की आत्मा नहीं होगी। बाकी जो एंसेंट स्पिरिट्स होंगे लिंगेर के जैसे, जो कि लेगेसी ट्राई कर रहे होंगे हासिल करने का, फेल हो गए होंगे, और डायरेक्शन से आए होंगे ऑब्वियसली। जैसे ये एक रास्ता था जहां से जोकिंग आता है, वैसे ही आप इस स्पेस में आने के दूसरे भी रास्ते हैं। लेकिन जो कोई मौका तो छोड़ना नहीं चाहता था। तीनों जार्स को खोल ले, तीनों जार्स में से अलग अलग कलर की आत्माएं निकल, और समझ तो जाता है कि इसमें से लिंगेर का जो आत्मा का हिस्सा जो मिसिंग है या जो भी है, वो तो नहीं। अब उस एरिया की तरफ देखता है जहां पर इसके वॉयलेट मिस्ट ने और पॉइजन ने एरिया को ब्लॉक करके रखा था। इसको समझ में तो आ जाता है कि ये जो लेडी थी ना, ये शायद सोल्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर रही थी, इसीलिए जोकिंग ने इसे मारा नहीं था। मतलब इसको ऑफर किया जा रहा था इस लेडी को 4 जग में या जो भी। ये स्नेक वुमेन के पास पहुंचता है, टैबू पॉइजन। अब जो आगे बढ़ रहा था ना, तो उसके लिए रास्ता बनाता है, क्योंकि ये इसका ही जहर है। वॉयलेट मिस्ट भी सेम काम करता है। लेडी का जो सोल था, स्नेक लेडी का, वो कोलैप्स करने वाला था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी काफी ज्यादा कोल्ड थी। जोकिंग का इस दौरान गोल्डन क्रो प्रकट होता है। स्नेक वुमेन की तरफ देखता है और गहरी सांस लेता है। इस लड़की का सोल पूरा हिल जाता है, धुंध में बदल जाता है। अब उस सोल में, इस लेडी के ना बहुत सारे अलग अलग सोल थे, अलग अलग कलर्स के, उसमें से एक सफेद भी था। अब जोकिंग क्या करता है, अपने ग्रू ग्लू मार्ट को यूज करता है। जब ये यूज करता है, इसका हाथ आर पर निकल सकता है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और वो सफेद वाला जो सोल का हिस्सा था वो निकालता है, और जो उसके हाथ में लिटिल व्हाइट स्नेक थी उसके अंदर मर्ज कर देता है, डाल देता है, अपने आप मर्ज हो जाता है। अब ये जो सांप थी वो आंखें खोलती है और कू कू करके बोलती है, लेकिन अभी भी ये कंफ्यूज थी, अभी भी शायद कंप्लीट नहीं थी, फिर से सोने वाली थी गहरी निद्रा में। गोल्डन थ्रेड पर फोकस करता। गोल्डन जो थ्रेड था ना इसका, वो इशारा कर रहा था और फील करवा रहा था इसको अंडरवर्ल्ड रिवर के गहराइयों में, मतलब जहां पर लिंगेर का अगला पीस मिलेगा सोल का। वहां से गहरी आवाज भी जोकिंग को सुनाई देती है, जैसे सुनकर के इसकी भी आत्मा एक बार को कांप जाती है। पूरा इवन अंडरवर्ल्ड रिवर हिल जाता है भाई, वाइब्रेट कर जाता है, तब अंदर में कोई गॉड होगा। मतलब इसका शरीर भी बोल रहा था भाई मत जा। और जो देखता है इसमें व्हाइट स्नेक फिर से सो चुकी थी। फिर नदी की गहराइयों की तरफ देखता है, तुरंत ग्रोग्लूम डाउसिजिंग आर्ट को यूज करता है, और जो लिंगेर का सोल था ना, उसे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डाल देता है। उसको डालने के लिए अपना बॉडी चीरेगा नहीं, ग्रोग्लूम डाउसिजिंग आर्ट को यूज करता है और अंदर रख लेता है, क्योंकि इसका हाथ आर पार चला जा सकता है इसकी बॉडी के भी, और नदी की गहराइयों में बढ़ जाता है। और अंदर जाता है जब ना, तो पहले तो अपने वॉयलेट मून और पॉइजन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। पहली बार बोल सकते हो इस मेजर वर्ल्ड में एक चंद्रमा चमक रहा था, वो मून लाइट जो जोकिंग
वॉयलेट मून का यूज़ कर रहा था। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।